दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का मौजू जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है और बात करनी है वो दरअसल पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त जिसका आपस में एक गहरा रब्त है, एक ताल्लुक़ है, आज रूबे ज़वाल है। बल्कि सियासत के बारे में तो ये कहना चाहिए इसको कहीं दफन कर दिया गया है। और फिर सियासत को गाली बनाने वाले सहाफ़ी जो टीवी चैनल्स पर सियासी फरीक की तरह तबसरे कर रहे होते हैं, न जाने किसके एजेंडे की तकमील पर अपना मकरूह धंधा चला रहे हैं। ये एजेंडा दरअसल उन कुव्वतों का है जिन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक के साथ ही सियासतदानों को बेतुकीर करने की मनसूबाबंदी की थी। और सियासत को गाली बनाने वाले ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जब कभी सियासतदान के लिए चोर और सहाफ़ियों के लिए लिफाफे की इस्तिलाहें वज़ा की जाती हैं तो वो उन दोनों की जो अल्फाज हैं या वो जो गाली है उसकी एकेडमी एक है जो बैक वक्त दोनों के लिए गाली और दुश्मनाम वज़ा करती है। और ये उन्हीं की लुगत में है कि सियासत को अगर गाली बना दिया जाए तो और सियासतदान को चोर तो राय आमा की पैमाइश करने वाले या आवाम तक सच्चाई पहुंचाने वाले भी लिफाफे या बूट पॉलिशिए कहलवाए जाएंगे, क्योंकि सियासत और सहाफ़त को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। सियासत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है। सियासत की बदअनुमानी और गद्दार होने के किस्से बयान करने का सिलसिला तो बहुत कदीम है। जब से इस मुल्क में पॉलिसी बनाना जमहूरी क़ुव्वतों का नहीं बल्कि किसी और की रहीने मिन्नत ठहरी तो वो उस वक्त से ये हालात यूं ही फिर बदल गए, सियासतदान बेतौकीर हो गए। और वो सहाफ़ी जनाब मोहतरम कामरान खान साहब जिसके बारे में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद कहते हैं कि ये बड़ा सहाफ़ी कामरान खान तो 1990 में फ़कत 6000 माहाना वजीफ़े लेकर मुखबरियाँ किया करता था और खुफिया के एमा पर सिविल हुकूमतों के मुतालिक कहानियाँ छाप कर अपने ज़िम्मे लगाया काम पूरा करता था। उसकी कहानियाँ रोज़नामा जंग में शाये होती तो कारी से राय कायम कराना बहुत आसान हो जाता और वो तमाम मालूमात उसे कोई फरिश्ते नहीं दिया करते थे, यही एजेंसी ही खुफिया उसको ये इन्फॉर्मेशन दिया करती थी और उसके कलम में उसके मुंह से में वो बात डलवा कर उसको करतास पर बखेर कर उन पार्टीज़ को, उन जमातों को बदनाम किया करते थे। और जब ताकतवर अदारे को ज़रूरत महसूस हुई कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर गिरफ्त की जाए और उसे बदनाम किया जाए तो अजब करप्शन की गज़ब कहानी के नाम से ये मौसूफ चैनल पर बरंजमान होकर अपने ज़िम्मे लगाए गए टास्क को पूरा करते नजर आए। इस जैसे दर्जनों सहाफ़ी जो हमेशा अपना ताल्लुक़ ईमानदार पेशा वाराना जिम्मेदारियों से ज़्यादा खुफिया के साथ रवाबत पर इतराते हैं तो क्या नहीं उन्हें मालूम कि वो जिस शाख पर बैठकर उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं उसके कट जाने के बाद उनकी क्या अपनी हैसियत रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरह वो सियासतदान जो तारीक राहों में खुफिया मुलाकातें करते हैं और आवाम के सियासी हकूक़ पर शर्मनाक समझौते करते हैं वो भी अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सियासत का मकसद हकीकत में दोस्तों रियासती मामलात चलाने का फ़न होता है और ये भी कि इक़्तिदार का असल मालिक कौन है, फैसला साजी का हक किसको है और कानून की हुर्मत कैसे कायम होगी। और अगर इन तीनों बातों को इकट्ठा किया जाए तो इससे सियासत जन्म लेती है। अगर इस बात को अभाम में रखा जाए, छुपा लिया जाए या उसको मशकूक कर लिया जाए तो फिर यकीन कर लेना चाहिए कि सियासत मर गई है या करीबुल मर्ग है। सियासत का तरीक़ कोई खुफिया अमल नहीं होता जिसे खिलवतों में किया जाए, सरंजाम दिया जाए, बल्कि यह खुला मैदान होता है जिसमें आम इंसान को उसमें शराकत का मौका दिया जाता है
हुकूमत के फैसलों को बाशऊर आवाम तक रसाई दी जाती है और जिसे चौपालों में, बैठकों में, हर नुक्कड़ पर खड़े लोग तबसरा करते हैं। अगर ये अमल रुक जाए तो सियासी फैसले किसी बंद कमरे में या ग़ुलाम गर्दिशों में कहीं और होना शुरू हो जाते हैं। और सितम ये भी है कि सहाफ़ती तबका समझौते करके सच छुपाने की कुछ लोग कीमत वसूल कर रहे हैं और कुछ हम में से ऐसे लोग भी हैं जो इस खौफ से बोलना नहीं चाहते कि उनका नाम भी किसी मिसिंग पर्सन्स में ना डाल दिया जाए या उनको अगवा ना कर लिया जाए। तो यकीन कर लें, जब सहाफ़ी इसी खौफ या लालच में आ जाएगा तो फिर ये भी समझ लें कि सियासत का चैप्टर क्लोज़ हो गया और सियासत आवाम से निकल कर कहीं दफन हो गई। अगर आपको इस बात का तज्जिया करना हो कि मेरी बात में कोई सच्चाई है तो आप देखें कि तमाम निजी चैनल्स पर सहाफ़ी और जाली अवाम दुश्मन दानश्वर मुंह से झाग उड़ाते बुलंद आवाज़ से फुसफुसे दलाल दे रहे होते हैं और फिर कुछ रिटायर्ड जनरल्स को भी इस मैदान में उतार दिया गया है कि वो बेलाग तबसरे करें। लेकिन ये सब यकतरफा ट्रैफिक है। अवाम उसे संजीदगी से नहीं ले रही क्योंकि सियासत को अवाम से एक साजिश के ज़रिए निकाल बहर किया है। अवाम की सतह से सियासत की मनसूबाबंदी तो 70 की दहाई के आखिरी दौर में शुरू हो गई थी। इससे पहले मैं छोटा सा था, बचपन में 1970 के इलेक्शन में मैंने ये देखा कि उन चौराहों पर, नुकड़ों पर, चाय खानों पर लोग डिस्कस करते थे प्रेसिडेंट याह्या खां को, साबका प्रेसिडेंट अयूब खां के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुजीबर रहमान की सियासत पर आम आदमी बड़ी आला राय रखता था और उसकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती थी। लेकिन अफसोस कि अब वो सियासत और वो तबसरे अवाम से निकल चुके हैं क्योंकि उनकी उसमें से दिलचस्पी ही नहीं रही। दूसरी तरफ इख्तिलाफ राय रखने वालों को भी हुकूमत हैसियत देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी बागों को किसी और ने संभाल रखा है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बारहा बयान देना पड़ रहा है कि फ़ौज और हुकूमत एक सफ़े पर है। शायद ये इंदिया अपनी तसल्ली के लिए भी हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे खौफनाक दौर गुजर रहा है जब वजाहत करने से हर कोई कासिर है कि जमहूरियत की कौन सी शक्ल है, क्योंकि बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिसने मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जमहूरियत की बहाली, इंसानी हकूक़ की पासदारी की स्ट्रगल में गुजारी है, के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सी जमहूरियत है। और अगर इसे मार्शल लॉ कहा जाए तो वो उसमें वो रंग नज़र नहीं आता क्योंकि जनरल ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को हम देख चुके हैं। तो क्या इसे बादशाह समझा जाए? इसकी कहानियाँ हम पढ़ते और सुनते आए हैं, अगर ऐसा भी नहीं है। ये है क्या? ये मैं ये समझता हूँ ये आज तक मालूम ही ना सका कि ये फैसला करने वाले कौन हैं, हुकूमत की महार किसके हाथ में है। इल्ला माशाल्लाह दूसरी तरफ अपोजिशन जो अददी लिहाज से कसीर तादाद में है, लेकिन इस कदर उज़्व मुअत्तल है कि कोई भी उनके बारे में बता नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग अब क्या चाहती है, उनका एजेंडा क्या है। हालांकि अपोजिशन सियासत आवाम को लौटा सकती है, वो इस कैपेसिटी में है, वही उसकी इज्तिमाई दानिश की आबियारी भी कर सकती है, वही जमहूरी रवायात का अलम उठाकर आवाम को सुरखरू भी कर सकती है, वही मीडिया पर लगे खौफ के बदतरीन पहरों को चैलेंज भी कर सकती है, आवाम को सच्चाई से आश्ना करने वाले बहादुर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि अपोजिशन की जमातों की सियासत ने सियासत को जाँ पर लब करके रख दिया है और आज सियासत सिसक रही है। पाकिस्तान की सियासत नज़ा के आलम में है कि सियासी जमातों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, हत्ता कि वो अपने वक़ार इज़्ज़त को भी दाव पे लगा चुके हैं। इस हालत में अवामी राय की हिफाजत फिर किसने करना है। अब आइए मैं सहाफ़त की तरफ आता हूँ जिस पे हमने बात का आगाज़ किया कि सियासत को बेतौकीर करने वाले सहाफ़ी क्यों भूल जाते हैं कि सियासत को बेतौकीर करके तुम खुद वो कब्र खोद चुके हो जिसमें अब तुमने खुद दफन होना है।
صحافیوں کا وہ ضمیر فروش بےغیرت طبقہ جو سیاستدانوں کو کرپشن کی گالی دینے والے، کرپشن کے عمومی سماجی عمل کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، یہ وہ جاہل ہیں لوگ ہیں کہ کرپشن کی وہ وجہ سیاست سمجھ رہے ہیں، بلکہ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ سماج کے اخلاقی نظام اس کا بنیادی سبب ہے، اور اس کے خوفناک اثرات سے پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا۔ سیاست کو کرپشن کی گالی دے کر وہ ان کی خواہش کو پوری کر رہے ہیں، جن کا مقصد سیاست اور صحافت کو گالی بنانا ہے، اور اسے کوئی 5th جنریشن وار سے جوڑ کر مزید ان کے عزائم کو تقویت دے رہے ہیں۔ یہی وقت ہے دوستو کہ صحافیوں کو اپنا عملی کردار ادا کرنا ہوگا، انہیں سیاست کے عمل میں کو بحال کر کے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور سیاستدانوں پر تنقید کی بجائے صرف عوام دوستی، ان کے اجتماعی سیاسی مفادات کے لیے کام کرنا ہوگا، اور یہ بھی نشاندہی کرنی ہوگی وہ کون سے سیاستدان ہیں جنہوں نے عوام کے مفادات پر گھٹیا سمجھوتے کر رکھے ہیں، اور ان بیچارے مجبور اور محقور 22 کروڑ جیتے جاتے انسانوں کو یرغمال بنانے والے ان کے حقوق کو غصب کرنے پر آمادہ ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ اس طرح ان کی بھی نشاندہی کرنی ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں کون خفیہ ملاقاتیں کر کے عوام کے مفادات پر سودے بازیاں کرتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے صحافی خود بھی سیاسی فریق بنتے تانے دیتے نظر آتا ہے، جو باعث شرم ہے۔ اب اہل سیاست اور صحافت کو اکٹھے مل کر سیاست کی عزت کو عزت کا جھنڈا بلند کرنا ہوگا، اس کی بے توقیری کو توقیر کی طرف لوٹانا ہوگا، اس کو عزت دینی ہوگی، اور یہ جدوجہد اس وقت تک اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے جب تک سیاست کو دوبارہ عزت نہیں مل جاتی۔ اسی میں پاکستان کی سالمیت اس عوام کی فلاح مضمر ہے۔ تو دوستو، میری ان تلخ باتوں پہ آپ ضرور سوچئے گا، سمجھیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تلاش حق ود عامر ہاشمی کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں، اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ میرا پیغام، یہ بات آگے تک پہنچے، کیونکہ یہ پیغام میں نے اپنے ضمیر کے مطابق سوچ کر آپ تک پہنچائی ہے، کیونکہ میرا اس بات پہ اللہ گواہ ہے کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کا میں جواب دہ بھی اللہ کے آگے ہوں، اور یہ وہ حق اور سچ ہے جسے اب آگے ہم نے لے کے چلنا ہے۔ بہت شکریہ۔